So my dear students, today we are going to discuss Ohm's law. Ohm's law यानी अभी हम लोग इस सेगमेंट में Ohm's law के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 का एक पोर्शन है। और Ohm's law के बारे में क्या देखते हैं कि Ohm's law gives us relationship between current and potential difference. That means कि करंट जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के टू इंड्स पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। इसके बारे में हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासेस में हम लोग इसको पढ़े हैं। जैसे फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि अगर कोई पानी का टंकी छत के चौथे मंजिला पे है तो और उससे अगर टैप का नल का कनेक्शन अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि देखने के लिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि 4 लेयर में बना हुआ है, बिल्डिंग कोई 4 लेयर का बना हुआ है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर टैंक ऊपर में है तो इससे अगर पानी आएगा तो जितना ज्यादा वाटर का करंट यहाँ पे होगा ग्राउंड फ्लोर पे, उससे उसका फोर्स जो है वो कम होगा फर्स्ट फ्लोर पे, उससे उसका फोर्स कम होगा सेकेंड पे और सबसे कम होगा उसका लास्ट फ्लोर पे। इस तरीके से देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि I is directly proportional to V, ये चीज हम लोग देख लिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन है, तो जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट चला आता है और ये कांस्टेंट हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग, हम लोग अपने उपयोग के अकॉर्डिंग उसको लाते हैं। तो जैसे I और इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सिंबल आ जाता है, इसको एक चीज और हम लिखेंगे यानी I is directly proportional to V। तो V को हम लोग अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं आता है ना। I is directly proportional to V या V is directly proportional to I, both are same। अब यहाँ पे क्या देखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं इक्वल टू से, तो इसके जगह पे कोई एक कांस्टेंट आ जाता है और उसी को हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट R, जहां पे V इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इक्वल टू करेंट एंड R इक्वल टू रेजिस्टेंस, जो एक कांस्टेंट के तौर पे इसका हम लोग यूज करते हैं, कांस्टेंट के तौर पे इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग देखें यानी V इक्वल टू आई आर यहाँ पे निकल करके आया है, ये एक यूनिवर्सल लॉ के तौर पे यहाँ पे निकल करके आता है। और इसको जब हम लोग डिराइव करेंगे तो और डिफरेंट तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर ये एक हमारे पास फॉर्मूला पहुंचता है। अब अगर हम लोग को करंट निकालना होगा, I निकालना होगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा इसके संदर्भ में तो इसको हम लोग लिखते हैं V बाई I लिखते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग को 3 फॉर्मूलाज मिल जाते हैं ओम्स लॉ से, है ना। क्या देखें यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर एंड R इक्वल टू V बाई I। इस तरीके से 3 हम लोग देखें। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि I 3 फॉर्मूला यहाँ पे आया, R इक्वल टू V बाई I एंड I इक्वल टू V बाई R, यहाँ पे 3 फॉर्मूला आया। और यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी यहाँ पे कंक्लूजन आया कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। यानी इसके बारे में पढ़ें कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस इनवर्सली हम लोग 1/R कर देंगे तो इसका मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट घटेगा और रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। यानी यहाँ पे 2 कंक्लूजन आया कि इफ वी डबल द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल बी डबल, इफ वी हाफ द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट मस्ट बी हाफ।
सेम सिमिलरली उसी तरीके से कि इफ वी डबल द रेसिस्टेंस करंट विल बी हाफ, एंड इफ वी हाफ द रेसिस्टेंस करंट विल बी डबल। इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे ओम्स लॉ से रिलेटेड हम लोग चीज यहाँ पे देखें। और आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि रेसिस्टेंस के बारे में देखें कि रेसिस्टेंस जो है वो V बाई I के बराबर होता है। यानी यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पे रेसिस्टेंस R इक्वल टू V बाई I को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो देखते क्या है रेसिस्टेंस। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि द सबस्टांस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिखेंगे द सबस्टांस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is known as रेसिस्टेंस। यानी वह सबस्टांस जो किसी भी करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको अपोज करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सड़क पे जब चलते हैं तो अगर सड़क स्मूथ होता है तो हम लोग का गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चलता है, और सड़क पे जितना ज्यादा ब्रेकर्स होंगे हम लोग के गाड़ी का स्पीड उतना घट जाता है। रेसिस्टेंस करंट के इलेक्ट्रिसिटी के केस में रेसिस्टेंस का सेम फंक्शन है कि रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा, और रेसिस्टेंस जितना कम होगा किसी भी कंडक्टर से करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। तो रेसिस्टेंस के बारे में देखें। अब रेसिस्टेंस को इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? तो ओम। इसको हम लोग ओम लिखते हैं। इसका सिंबल होता है ओमेगा का सिंबल होता है, इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं, इससे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि रेसिस्टेंस, यहाँ पे इसको न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रेसिस्टेंस को जैसे मान लेते हैं कि 1 ओम, रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या वेन 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर करेंगे। तो वेन 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर लिखेंगे, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 ओम। इस तरीके से इसका एसआई यूनिट हम लोग देखें, है ना। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि 1 रेसिस्टेंस का हम लोग एसआई यूनिट देखें। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? 4 चीज पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस कितने फैक्टर से अफेक्ट करेगा? तो ये 4 फैक्टर से अफेक्ट करता है। ये रेसिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर से अफेक्ट करेगा, जिसमें सबसे पहला जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें क्या देखेंगे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। समझेंगे इसको फिर से पानी और पाइप के माध्यम से कि अगर पाइप की लंबाई जितना बड़ा होगा पानी को फ्लो होने में उतना ज्यादा समय लगता है, उतना तकलीफ होगा, और लेंथ जितना पाइप का कम होगा पानी उतने आसानी से पाइप के माध्यम से फ्लो करेगा। इस तरीके से देखें कि लेंथ बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। ये हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो है, दूसरा जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी यहाँ पे क्या देखें कि एरिया बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। समझेंगे यानी कंडक्टर का, यहाँ पे देखें कि पहले वाले केस में क्या देखें कि कंडक्टर का लेंथ जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, कंडक्टर का लेंथ जितना कम होगा, छोटा होगा, रेसिस्टेंस उतना कम होगा। और सेकेंड में देख रहे हैं कि कंडक्टर की मोटाई जितनी ज्यादा होगी रेसिस्टेंस उतना उसका कम होगा,
और कंडक्टर का मोटाई जितना कम होगा यानी जितना वो पतला होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अब इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। वही पानी कि अगर पाइप मोटा होगा तो पानी ज्यादा उसमें फ्लो करेगा और पाइप जितना पतला होगा पानी उससे उतना कम फ्लो करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। और तीसरा जो फैक्टर है वो है फैक्टर टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, यानी रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के टी के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा। और चौथा जो होता है वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे क्या समझेंगे नेचर ऑफ मटेरियल में कि इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कंडक्टर जिस तरह का कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उसके डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंडक्टर टू कंडक्टर, मटेरियल टू मटेरियल रेसिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा। चार चीज देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। अब इसमें जो देख रहे हैं कि पहला जो दो कंक्लूजन निकल के आया है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा बन जाता है क्या, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये बन गया हमारा L/A। अब इससे पहले भी पढ़े हैं हम लोग कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है और वही कांस्टेंट यानी यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल टू लिखेंगे और इक्वल टू जैसे ही होगा तो कोई एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हम लोग इस कांस्टेंट को अपने रिलेटिविटी अपने यूज के हिसाब से उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इसके जगह पे रो आ जाएगा और रो L/A हो जाएगा। यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर वैसे ही R इक्वल टू रेसिस्टेंस होगा, R इक्वल टू रेसिस्टेंस, रो इक्वल टू हो जाएगा रेसिस्टिविटी, L इक्वल टू लेंथ एंड A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन इस तरीके से कहलाएगा। अब इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी आर गेटिंग R इज इक्वल टू या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको सिंप्लीफाई किया तो R इक्वल टू रो L/A, वेयर रो जो है एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे समझेंगे कि इसको हम लोग रेसिस्टिविटी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। रेसिस्टिविटी के लिए हम लोग रो यूज करते हैं, जो हल्का सा तिरछा लिखते हैं इसको, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ करेंगे। जैसे ही करेंगे तो इससे हम लोग को रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। और रेसिस्टिविटी क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जब हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का हम लोग लिखते हैं ओम, ओमेगा, एरिया जो होता है उसका हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर, अब बाय लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो इस मीटर से ये स्क्वायर चला जाएगा तो रेसिस्टिविटी का यूनिट निकल जाएगा क्या, ओम मीटर, यानी ओमेगा मीटर जिसको हम लोग बोलते हैं ओम मीटर। इस तरीके से ये कंक्लूजन निकल गया रेसिस्टिविटी का। अब समझते हैं यहाँ पे कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जो किसी भी मटेरियल का जो होता है वो उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी फिक्स होगा। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि कोई अगर 1 मीटर लेंथ का और 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई मटेरियल ले रहे हैं तो उसका रेसिस्टिविटी रिमेन कांस्टेंट, हर समय हर वक्त वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि रेसिस्टेंस के बारे में देखें क्या, कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी जस्ट हम लोग पढ़े रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन length of conductor and area of cross sections of conductor, but resistivity does not depend upon length and area of cross section. Resistivity depends upon, resistivity does not, यहाँ पे लिखेंगे does not, depends upon length and area of cross sections of the material, it only depends upon nature of materials and
टेम्परेचर, ये दो ही चीज पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, किस चीज का बना हुआ है, और दूसरा टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को देखें। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, वो हीटिंग अप्लायंसेस में क्या होता है, उस हीटिंग अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। यानी जो हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है या इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, उसमें हम लोग जो देखते हैं वो नाइक्रोम मटेरियल का यूज किया जाता है। उसमें जो एलिमेंट होता है उसमें लगा हुआ वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। ये नाइक्रोम का बना हुआ होता है, दैट मींस क्या कि इस नाइक्रोम का रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो रेसिस्टेंस होता क्या है, एक चीज और यहाँ पे समझेंगे कि रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ पे कि जो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, मटेरियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। मटेरियल से कोई भी वायर लिए, कंडक्टर लिए, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, दैट मींस कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो आपस में इलेक्ट्रॉन सारे एक दूसरे से टकराते हैं, और जितना ज्यादा टकराएगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, करंट उतना कम फ्लो करेगा, और करंट जितना कम फ्लो करेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उस कंडक्टर का, उस मटेरियल्स का जो टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। यानी रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, हीट वो मटेरियल उतना ही ज्यादा करेगा। इसीलिए जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम लोग जनरली नाइक्रोम मटेरियल का यूज करते हैं, या फिर दूसरा एलिमेंट है मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटीन। ये कॉन्स्टेंटीन और मैग्नीन नाम का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस के बेस पे हम लोग गुड कंडक्टर, इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर को हम लोग देखते हैं। तो गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं, वो सारे के सारे कंडक्टर, वो सारे के सारे मटेरियल देखते हैं जिसका